नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था की रणनीति पर चर्चा की थी कि राज्य व्यवस्था की तैयारी कैसे करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, टॉपिकों का चयन हमें किस प्रकार करना चाहिए, आदि आदि। आज मैं भारतीय संविधान के परिचय पर चर्चा करूंगा और इसके तहत 7 डायमेंशन पर मैं अपनी बात रखूंगा। पहला है संविधान से हमारा आशय क्या है, संविधान का कार्य क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधान का विकास क्या है, संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है, और 7वां है संवैधानिक सर्वोच्चता। तो सबसे पहले मैं संविधान से हमारा आशय क्या है, हमारा तात्पर्य क्या है, इस पर चर्चा करूँगा। तो संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जिसमें शासन के सिद्धांतों और आदर्शों का वर्णन होता है और इसी के अनुरूप किसी भी देश या राज्य में शासन चलाया जाता है। संविधान जो है सरकार और जनता के बीच के संबंधों का निर्धारण भी करता है, साथ ही यह शक्तियों के संतुलन के साथ साथ सभी कार्यों का निर्धारण भी करता है। अब दूसरा डायमेंशन है संविधान के कार्य। तो यह एक महत्वपूर्ण डायमेंशन है कि इससे प्रश्न सहज ही उठकर खड़ा होता है कि हम संविधान को क्यों मानें, हम संविधान में विश्वास क्यों करें। तो इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है कि यह व्यक्ति को कोई न कोई कारण जरूर देता है जिससे वह संविधान को माने और उसमें विश्वास करें। जैसे निजता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आदि आदि। इसी के साथ संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि संविधान यह भी तय करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, कौन निर्णय ले सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि यह नागरिक की सीमाओं के साथ साथ सरकार की सीमाओं का भी निर्धारण करता है कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो संविधान के कार्य में चौथा महत्वपूर्ण कार्य है कि यह सरकार को इतनी शक्ति जरूर देता है कि वह समाज कल्याण हेतु, सोशल वेलफेयर हेतु उचित कदम उठा सके। तीसरा डायमेंशन है संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? तो संविधानवाद एक ऐसी संकल्पना है जो संविधान को सर्वोच्च मानता है। यह सरकार के अधिकारों को सीमित एवं विधि सम्मत बनाता है। मतलब सरकार की जो शक्तियां हैं वह असीमित नहीं हैं, बल्कि सरकार की शक्तियां जो हैं वह सीमित हैं और विधि के अधीन है, विधि से ऊपर नहीं है। मतलब वह मनमाना कानून नहीं बना सकते हैं जिससे जनता का हित की बजाय अहित हो। यह जो है
राज्यों के शासन प्रबंध एवं जनता के साथ उसके संबंधों को भी निर्धारित एवं संचालित करता है। अब है संविधान का विकास। तो एक चीज़ जान लें कि संविधान का जो निर्माण हुआ है वह अचानक से नहीं हुआ और ना ही एक रात में हुआ है, बल्कि भारतीयों के लिए संविधान और इसके निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग लंबे समय से भारतीयों द्वारा किया जा रहा था और यह कहीं न कहीं भारतीयों की राजनीतिक चेतना का प्रमाण था। अब हम संविधान के विकास क्रमों पर चर्चा करेंगे कि संविधान की मांग कब कब की गई है। तो सर्वप्रथम 1895 में तिलक जी के निर्देशन में तैयार स्वराज विधेयक में संविधान के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। यह उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 से असंतोष व्यक्त करते हुए 1922 में गांधी जी ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का उल्लेख किया था। उन्होंने हरिजन पत्रिका के माध्यम से अपना विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए और यह कहीं न कहीं यह दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान का निर्माण किया गया था, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के द्वारा कहीं न कहीं उसी तर्ज पर भारत में भी जो संविधान का निर्माण होगा उसमें वह जनता की भूमिका की बात करते हैं। अब आगे है कि फरवरी 1923 में दिल्ली सम्मेलन में भारतीय के डोमिनियन स्टेट्स की बात करते हुए संविधान की रूपरेखा तैयार की गई। फरवरी 1923 में दिल्ली सम्मेलन में भारत के डोमिनियन स्टेट्स की बात करते हुए भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की गई। आगे चलकर अप्रैल 1923 में संपूर्ण समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया, जिसे 1925 में गांधी की अध्यक्षता वाले दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में इस बिल को संपूर्ण समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। यह संविधान निर्माण की दिशा में पहला प्रमुख प्रयास था। आगे है नेहरू रिपोर्ट 1928। इसमें देखें कि नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी, इसके पीछे क्या कारण था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में गठित साइमन कमीशन में भारतीयों की अयोग्यता एवं अक्षमता को आधार बनाकर साइमन कमीशन से भारतीयों को अलग रखा गया।
इसी की प्रतिक्रिया में 1928 में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें भारत के संविधान निर्माण हेतु नेहरू समिति का गठन किया गया। नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास था। और यह भी देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में पहली बार डोमिनियन स्टेट्स की संकल्पना नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो अब हम जानें कि डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है। तो डोमिनियन स्टेट वह क्षेत्र है जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आते थे और उनको उन क्षेत्रों पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता था। डोमिनियन स्टेट्स के तहत वहाँ के संबंधित पॉलिटिकल लीडर और जनता को उनके अपने क्षेत्र में सेल्फ गवर्नमेंट स्वशासन हेतु अधिकार दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं। यही कारण है कि डोमिनियन स्टेट्स को देखेंगे कि सेमी इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत 3 चीज़ों फॉरेन रिलेशन, कम्युनिकेशन और डिफेंस को छोड़कर वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर को अपने क्षेत्र से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। जबकि फॉरेन रिलेशन या कम्युनिकेशन या फिर डिफेंस जो है वह ब्रिटिशर्स के हाथों में था। आप देखेंगे कि 1908 ईस्वी से ही कॉलोनियल इंडिपेंडेंट की मांग की जाने लगी थी। और देखेंगे कि यह जो है पहली बार खुलकर जो है नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिलता है। और देखेंगे कि कहीं ना कहीं आगे चलकर जो है नेहरू रिपोर्ट के बाद 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। डोमिनियन स्टेट्स की नहीं, पूर्ण स्वराज की। मतलब एक संप्रभु देश का निर्माण करने के लिए, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय या डोमेस्टिक, सभी चीज़ों पर वह खुद अपने लिए कानून बना सकें। और यही कारण था कि 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर पंडित नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। अब हमें यह देखना है कि नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थीं। तो पहली बार डोमिनियन स्टेट्स की संकल्पना नेहरू रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत में पहली बार मूलाधिकार की संकल्पना जो है सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट में ही देखने को मिलती है, जिसमें इसे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय बनाए जाने का प्रावधान था। इस रिपोर्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को जनता के प्रति
उत्तरदायी बनाया गया था। साथ ही पहली बार निम्न सदन के सदस्यों के लिए वयस्क मताधिकार की संकल्पना प्रस्तुत किया गया। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी नेहरू रिपोर्ट की, जो है संयुक्त और मिश्रित निर्वाचक मंडल। इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए थे। इसके लिए केंद्रीय विधानमंडल के साथ साथ उन प्रांतों में भी आरक्षण की सुविधा 10 वर्षों के लिए प्रदान की गई जहां वे अल्पसंख्यक थे। इसके साथ ही इसमें इस बात का भी प्रावधान था कि सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। इस रिपोर्ट में जनता को संप्रभु मानते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रभुसत्ता जो है भारतीय जनता में वास करती है। इस रिपोर्ट में संघीय प्रणाली का भी उपबंध किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। साथ ही अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र में निहित होने की बात की गई थी। आगे है कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय ने रखा था औपचारिक रूप से, और जून 1934 में पहली बार सर्वप्रथम कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग की। किस चीज़ के लिए? तो संविधान सभा के गठन के लिए। भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाए, यह भी उस कार्यकारिणी समिति के बैठक में निर्णय लिया गया। और आगे चलकर 1937 में विभिन्न प्रांतों में गठित कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने भी एक प्रस्ताव पारित करके भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान की मांग की थी। अब है कि संविधान की मांग को लेकर ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया क्या थी। तो आप देखेंगे कि सर्वप्रथम जो है वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव 1940 में युद्धोपरांत संविधान सभा बनाने की संविधान निर्मित करने के भारतीयों के अधिकारों की अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम औपचारिक स्वीकृति थी। इससे पहले यह चीज़ें हमें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। उसके बाद देखें कि क्रिप्स मिशन 1942 में पहली बार यह स्वीकार किया कि संविधान का निर्माण अब पूर्णतया भारतीयों के हाथों किया जाना है, ना कि प्राथमिक रूप से। आगे चलकर इसी बात को 1945 के
वेबल प्लान में भी एक बार पुनः दोहराया गया था। क्रिप्स मिशन का जो घोषणा पत्र है उसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इससे पूछे जाते रहे हैं। पहला पॉइंट यह है कि इसमें जो घोषणा की गई थी उसमें था कि युद्धोपरांत निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह पहला पॉइंट। दूसरा था कि प्रत्येक प्रांत को अपनी जनसंख्या के अनुपात में सदस्य चुनने का अधिकार की बात की गई। यह भी तय किया गया कि संविधान निर्मात्री सभा का आकार 1/10 से अधिक नहीं होने चाहिए। तीसरा था युद्ध काल में प्रतिरक्षा का दायित्व अंग्रेजों के पास रहेगा। पांचवी बात, भारतीय ब्रिटिश प्रांत संघ में शामिल होने तथा अपने लिए अलग संविधान के निर्माण के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें भारतीय संघ के समान ही स्थिति प्रदान की जाएगी। कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि यह अंग्रेज़ों की ओर से विभाजन के पहले संकेत इसी प्रस्ताव में मिलते हैं। आगे चलकर कैबिनेट मिशन 1946 में भी संविधान के निर्माण को लेकर चर्चा की गई। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। पहला, ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया जाना था। दूसरा इसमें प्रावधान था देशी रियासतों को संघ में शामिल होने या न होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तीसरा था राष्ट्रीय हित के कुछ मामलों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखे जाने की बात की गई। पांचवी बात कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन शीघ्र होना चाहिए। आगे कहा गया कि बेहतर यह होता कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा होता, लेकिन इससे संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है इसमें देर लग सकती है। इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया। इसमें प्रांतों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया और 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि का इसमें प्रावधान किया गया था। और इस मिशन के तहत सभी राजनीतिक दलों की सहमति से एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया जाना था। यह जो है संविधान की मांग पर चर्चा की गई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा के गठन पर
चर्चा करेंगे। साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय संविधान के परिचय के अंतर्गत 7 डायमेंशनों की चर्चा करेंगे, तो इसमें संविधान के विकास से संबंधित कुछ चीज़ों पर मैंने चर्चा की। अब आगे जो आने वाले वीडियो में मैं संविधान सभा के गठन पर चर्चा करूँगा। उसके बाद संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रकृति और संवैधानिक सर्वोच्चता पर हम लोग बात करेंगे। तो मित्रों, आप सभी को धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।